फिल्म रिकैप में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2010 की एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक रेपो मेन स्पॉइलर है, जो ध्यान से देखें। वर्ष 2025 में प्रौद्योगिकी इतने उत्कृष्ट स्तर तक उन्नत हो गई है कि वैज्ञानिकों ने बायोमैकेनिकल अंगों को विकसित किया है जिन्हें हार्ड फोर्क्स के रूप में जाना जाता है। वे यूनियन के नाम से जानी जाने वाली कंपनी द्वारा क्रेडिट पर बहुत अधिक कीमतों पर बेचे जाते हैं और वे रेपो मेन को किराए पर लेते हैं और जब भी कोई ग्राहक भुगतान में चूक करता है तो मूल रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। रैमी इन रेपो मेन में से एक है, जैसा कि उसकी गर्दन पर टैटू द्वारा दिखाया गया है और अपने काम में सबसे अच्छा है। आज रात वह अपने लक्ष्य के आने के लिए एक घर के अंदर इंतजार कर रहा है और जब वह करता है तो रैमी एक महिला के साथ होने वाले मजेदार समय को बाधित करने में संकोच नहीं करता है। उसे यह बताने से पहले कि वह संग से आता है, उसे एक विशेष टीजर गन से बाहर कर देता है। महिला उसे रोकने की कोशिश में अपने बैग के साथ दौड़ती है, लेकिन रैमी व्यापार में उतरने से पहले उसे बेहोश कर देती है। अपनी वर्दी की सुरक्षा के लिए कुछ प्लास्टिक चौगा और कुछ संगीत सुनने के लिए हेडफोन लगाने के बाद वह अपने उपकरण निकालता है और अपनी कलाकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए आदमी को काटने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे वह फिर धोता है और एक विशेष सीलबंद बैग में रखता है। अगली सुबह रैमी अपनी पत्नी कैरोलिन और बेटे के साथ घर पर अपने दिन की शुरुआत करता है। पीटर को स्कूल छोड़ने के बाद वह कलाकृतियों को इकट्ठा करने और ग्राहकों को मरने के लिए छोड़कर शहर में घूमता है। बाद में वह संघ मुख्यालय जाता है, जहां वह एक विशाल फेफड़े के रूप में तैयार एक कर्मचारी के खिलाफ टकराता है और कुछ कॉफी पीने के लिए एक मेज पर रुक जाता है, जिससे वह सभी संभावित ग्राहकों को दिखाई देता है जो सहायता के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह देखता है कि कैसे उसका बॉस फ्रैंक मसर रेपो में जाने से पहले एक निर्दोष भाषण के साथ एक परिवार को कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए सेल्समैन को मनाने में मदद करता है। मेट्रो में महिला पर हमला फ्रैंक ने अचानक उन्हें यह कहते हुए टोक दिया कि मुझे मुख्य मंजिल के आसपास ज्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि वे ग्राहकों को विभाजित कर देंगे। फिर वह दिन के दौरान एकत्र की गई सभी कलाकृतियों को स्कैन करने के लिए दूसरे कमरे में जाता है क्योंकि वे जैक प्रतिद्वंद्वी द्वारा शामिल हो गए हैं। रैमी सबसे अच्छा दोस्त है। वह उसे स्कूल में धमकाता था, लेकिन फिर वे युद्ध में चले गए और युद्ध समाप्त होने पर एक साथ लड़े। उन्होंने संघ में एक नौकरी स्वीकार कर ली क्योंकि यह उनके कौशल सेट के लिए एकदम सही थी और भर्तीकर्ता ने उन्हें बताया कि वे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की रक्षा कर रहे थे, हालांकि वे वास्तव में इस बात की परवाह नहीं करते थे कि वे किसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ दाखिले में मजा आया। हंसी के लिए एक दूसरे को चखने और फ्रैंक चेक द्वारा बच्चों को बुलाने के बाद मुझे कुछ पे पीने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे पहले उसे कैरल के कार्यस्थल पर रुकना होगा और उसे बताना होगा। कैरल ने उसे बिक्री में स्थानांतरित होने के लिए नहीं कहने के लिए डांटा और उसके जाने से पहले वे एक दूसरे का अपमान करते हैं। कार में जैक मुझे बताता है कि उसे लगता है कि कैरोल उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और वे दोनों हमेशा रेपो मैन रहेंगे, लेकिन रैमी अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझता है। जब वे ट्रैफिक लाइट के पास रुके, वे पास के एक नागरिक पर अपने विशेष स्कैनर का उपयोग करते हैं और पता लगाते हैं कि उसके पास एक आरएफ अंग है और इसलिए वे उसे चिढ़ाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अगर उसने भुगतान नहीं किया तो क्या होगा। जब आदमी डर कर भाग जाता है वे बस हंसते हैं। वे इसे बार में बनाते हैं और कुछ बियर साझा करते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को रेपो करने की संभावना पर चर्चा करते हैं जिसे वे जानते हैं, जबकि रैमी बार गायक बैथ को गहन ध्यान से देखता है। वह कुछ घंटों बाद अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी के साथ अंतरंगता करने का इरादा रखने से पहले टी-बोन द्वारा कुछ संगीत बजाना शुरू कर देता है, लेकिन कैरल ने उसे ठुकरा दिया। इसलिए इसके बजाय रैमी अपने बेटे की जांच करने और स्कूल में उसके दिन के बारे में बात करने के लिए ऊपर जाता है। कुछ दिनों बाद रैमी अपने बगीचे में एक बारबेक्यू पार्टी की मेजबानी कर रहा था जब जैक ने उससे मदद मांगी। उसके पास एक ग्राहक आ रहा है और वह उनके कमरे में रेपो करना चाहता है। शुरुआत में उसे यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन जैक ने उससे मिलने वाले दोहरे कमीशन का आधा हिस्सा देकर उसे मना लिया। घर के सामने एक टैक्सी रुकती है और जैक अपने यात्री को वही सड़क के बीच में काट देता है और जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो कैरोल और पीटर द्वारा देखा जाता है। कैरल गुस्से में है कि उसके पति ने इसकी अनुमति दी है, इसलिए वह उसे अपने बेटे के साथ जाने से पहले अपनी नौकरी और अपने परिवार के बीच चयन करने के लिए कहती है। रैमी जैक से कहता है कि उसे इसके बारे में खुलकर बात करनी होगी। बाद में रात में रैमी और जैक गश्त करने के लिए बाहर जाते हैं और नए और 5 न्यूरल नेट के बारे में बात करते हैं। एक नई तकनीक का उपयोग मस्तिष्क क्षति वाले लोगों को एक आंतरिक सपने से जोड़ने के लिए किया जाता है। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब जैक स्कैनर को एक घोंसला मिलता है जिसे वे सैकड़ों ग्राहकों के लिए आश्रय कहते हैं जो चूक गए हैं, भुगतान पर और देश से भागने का प्रयास कर रहे हैं। कार की डिक्की से अपने सारे हथियार निकालने के बाद वे अंदर जाते हैं और अधिक से अधिक लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वे आसानी से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अंततः वे वापस लड़ना शुरू कर देते हैं। जैक को ग्राहकों को सीधे मुंह के मारकर या स्टन बटन का उपयोग करके व्यवहार करना पड़ता है और वास्तव में खुद को हाथ से हाथ की लड़ाई के बीच में पाता है। वह जैक की तलाश में जाने से पहले अपने सभी विरोधियों पर चाकू से वार करता है, जिस पर उससे बड़े आदमी का दबदबा है। रेडी उस आदमी को बाहर निकालता है और जैक के साथ बहस करता है जो सोचता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है।
वे दोनों कुछ घंटे बाद फ्रैंक के कार्यालय में 2 स्कैनिंग जैमर सहित सभी लूट के साथ लौट आए, जो रेपोमैन स्कैनर द्वारा पाए जाने से बचने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्हें दूर रखने के बाद फ्रैंक उन्हें बताता है कि वो प्रभावित है और उन्हें पूर्णकालिक रेड कप्तान बनने का अवसर प्रदान करता है, जिसे रेमी तब ठुकरा देता है जब वो बिक्री विभाग में स्थानांतरण के लिए कहने वाला होता है। जैक कट जाता है और फ्रैंक को बताता है कि वे इस तरह अच्छे हैं। काम खत्म होने के बाद जैक मुझे याद दिलाता है कि नियम महत्वपूर्ण है और इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जैक को उसके स्थान पर छोड़ देता है और फिर उसकी देखभाल करने जाता है कि वह अपनी आखिरी वास्तविक नौकरी क्या चाहता है। जिमी टी-बोन, एक संगीतकार जिसकी उन्होंने हमेशा प्रशंसा की है, वो अपने घर में टी-बोन को कुछ संगीत पर काम करते हुए और लाल पाउडर का सेवन करते हुए पाता है, और जब उसने उल्लेख किया कि वह एक प्रशंसक है तो हड्डी उसे फिर से चलाने से पहले गाना खत्म करने में मदद करने के लिए कहती है। रेडी स्वीकार करता है और जब वे कर लेते हैं, वो ट्रक को रिकॉर्ड कंपनी तक ले जाने का भी वादा करता है। बाद में रेमी ने उसे फर्श पर लेटने के लिए कहा ताकि वो उसका दिल ले सके। पहले उसे अपनी डिफिब यूनिट का उपयोग करके इसे रोकने की जरूरत है, लेकिन जब वह पैडल को टी-बोन चेस्ट पर रखता है तो डिवाइस खराब हो जाता है और जब उसे कट लग जाता है तो वह अपने जीवन में तीसरी बार बाहर निकलता है। वह कुछ दिनों बाद जैक और फ्रैंक के साथ अस्पताल के बिस्तर पर उसके साथ कमरे में उठता है। कैरल भी वहाँ थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे देख पाती वहाँ से चली गई। उसे यह बताने के बाद कि यह एक दोषपूर्ण शॉक यूनिट का दोष था, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समाचार दिया कि उसके दिल को एक कलाकृति से बदल दिया गया है, जैसा कि फ्रैंक ने अपना सेल्समैन भाषण छोड़कर अपमान किया। रैमी उन्हें बताता है कि वह कलाकृतियों को नहीं चाहता है और कमरे से बाहर निकल जाता है क्योंकि वह अंत में एक दालान के बीच में मशीन को डिस्कनेक्ट करने और सभी जगह खून बहने का प्रबंधन करता है। वह केवल कुछ कदम ही चल पाता है, उसके बाद उसका शरीर जल्द ही हार मान लेता है और वह फर्श पर गिर जाता है और महसूस करता है कि उसके पास यांत्रिक प्रत्यारोपण को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, सबसे पहले वह घर जाता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसकी पत्नी ने ताला बदल दिया है। कैरल तब आता है जब वह घंटी बजाता है और उसे यह कहते हुए एक सूटकेस देता है कि जब उसने आखिरी केस लिया तो उसने अपने परिवार के लिए अपनी नौकरी को चुना। रेडी जैक के यहाँ रहने के लिए जाता है, जो उसे पे और कुछ लड़कियों के साथ घूमने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रेमी आराम करना पसंद करेगा। वह कुछ दिनों बाद काम पर वापस चला जाता है और उसके सहकर्मी उसे एक छोटी सी स्वागत पार्टी के साथ प्राप्त करते हैं जिसमें एक बॉडी डांसर भी शामिल होता है। बाद में वह फिर से यह सोचकर मामला उठाता है कि वह तैयार है। वह ग्राहक के घर में घुस जाता है और अपना बचाव करने की कोशिश करने के बाद उसका गला दबा देता है। यह उसे असामान्य रूप से थका हुआ और उच्च हृदय गति के साथ छोड़ देता है। जब काम की कला को बाहर निकालने का समय आता है, वह खुद को कांपते हाथ से ऐसा करने में असमर्थ पाता है। वह कुछ घंटों बाद अपने साथी रेपोमैन के साथ एक बार में शामिल होता है और दिखावा करता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन जब वह जैक को अपनी कहानी सुनाता है, वह क्लाइंट के पारिवारिक संकट के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वह बार को जल्दी छोड़ देता है। अगले दिन वह अपने घर के प्रवेश द्वार पर कैरल और पीटर की प्रतीक्षा करता है क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जिससे वह अपने बेटे को गले लगाने के बाद देख पाता है। वह कैरोल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया उसे नोटिस के साथ एक लिफाफा देना है जिसमें कहा गया है कि वह उसके पीछे है। बाद में जब जैक इस बारे में सुनता है तो वह उसे झूठ बोलने के लिए डांटता है, लेकिन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि रेमी को एक ब्रेक की जरूरत है, इसलिए वह उसे बताता है कि वे बेहतर महसूस करने के बाद भविष्य में फिर से एक साथ काम कर सकते हैं। रैमी बिक्री की स्थिति की कोशिश करता है, लेकिन यह खराब हो जाता है क्योंकि उसने ग्राहकों के लिए सहानुभूति विकसित कर ली है और उनसे झूठ नहीं बोल सकता। उसकी क्रूर ईमानदारी से अच्छी बिक्री नहीं होती। वह घोड़ों पर दांव लगाकर कुछ अतिरिक्त धन प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसमें भी अच्छा नहीं है। जब मेल में अंतिम नोटिस आता है, जे मुझे एक घोंसले में ले जाता है और उसके लिए कुछ लोगों का पीछा भी करता है। हालांकि रैमी अभी भी काम नहीं कर सकता। गुस्से में जैक उसे यह कहकर छोड़ देता है कि जब तक वह अपनी मंदी से बाहर नहीं आ जाता है और उसके पास अपने मृतकों को साफ करने के लिए पर्याप्त कलाकृतियां नहीं है, रैमी अभी भी इसे करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। तो जब उसका स्वाद चखता है तो आदमी जागता है तो उसे पीटता है और चौथी बार बेहोश छोड़ देता है। वह कुछ समय बाद उस गाने की आवाज से जाग जाता है जो उसने दूसरे दिन बार में सुना था। वह इसका अनुसरण करता है और बेथ को बहुत बीमार दिखता है, इसलिए वह उसे एक मोटर में ले जाने और उसके शरीर को डिटॉक्स के माध्यम से देखने का फैसला करता है। जब वह उस पर अपने स्कैनर का उपयोग करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कई कलाकृतियां हैं और उन सभी को पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। जब बेथ अंत में उठती है तो उसने मेरी मदद करने के लिए मुझे घूंसा मारा जब उसने उल्लेख किया कि यह उन दोनों के लिए खत्म हो गया है।
वो कहते हैं कि शायद ऐसा नहीं है। रैमी यूनियन की इमारत में घुस जाता है और अपने निवेश खातों को खाली करने का प्रयास करता है, लेकिन वह जैक द्वारा पाए जाने से पहले उसके कई अंगों में से केवल एक का प्रबंधन करता है जो उससे नाराज है, लेकिन उसे जाने देता है और वह देखता है कि वह अपनी टसा बंदूक वापस कर रहा है। वह मोटर लौटने से पहले पीटर को अलविदा कहने के लिए अपने पुराने घर में घुस जाता है और बेथ को बताता है कि उन्हें जाने की जरूरत है। वे शहर के परित्यक्त बाहरी इलाके में ड्राइव करते हैं और कार को जलाने के बाद वे एक पुरानी खाली इमारत में छिप जाते हैं। इस बीच यूनियन फ्रैंक ने जैक रैंडी के मामले को देने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया और ऐसा ही दूसरे रेपोमैन ने किया। दिन बीतने लगता है और रैमी और बेथ कचरे को हटाकर पुरानी इमारत में एक छोटा सा घर बनाते हैं। एक रात के बाद वह उन्हें अपनी कलाकृतियों के पीछे का सारा विवरण बताती है कि वे किस करते हैं और प्यार करते हैं। बाद में बेथ एक टाइपराइटर तैयार करती है जिसे उसने कूड़ेदान में पाया। रैमी ने अपने संस्मरण लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। कई दिनों बाद बेथ अपने वर्षों के आर्टिफैक्ट के साथ बाहर कुछ लेकर आई है, लेकिन रैमी उसे दिखाने के लिए अपने सिर पर कुछ हेडफोन लगा सकती है। शोर का स्रोत जल्द ही इमारत में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। यह रेमंड है जिसने अपने मामले को स्वीकार कर लिया है। युगल पकड़े जाने से बचने के लिए एक योजना बनाता है। वे अपनी चीजों को दूसरे कमरे में ले जाते हैं जिसमें फर्श के बीच में एक बड़ा छेद होता है और इसे एक बेडशीट से ढक दिया जाता है जो दरवाजे के पीछे छिप जाता है। और रैमी लिखने का नाटक करता है जब रेमंड कमरे में प्रवेश करता है और रैमी को पकड़ना इतना आसान होने पर निराशा व्यक्त करता है। हथियार निकालने के बाद वो और अंदर जाता है और छेद में गिर जाता है। हालांकि मंजिल अब अस्थिर है, इसलिए जब बेथ उसे देखने के लिए करीब आती है तो वह गिर जाती है और साथ ही अपने कृत्रिम नाम को नुकसान पहुंचाती है। रेमंड एक अवसर देखता है और पकड़ लेता है ताकि रैमी सुधारक उसे ले जा सके और टाइपराइटर को उसके सिर पर गिराकर उसे मार डाले। रेवेंस कार चुराने के बाद रैमी बेथ को कुछ आपूर्ति लेने के लिए वापस शहर ले जाती है, लेकिन बेथ उसे दिखाती है कि वह जानती है कि सैम के पार्किंग स्थल पर जाने पर उसके आसपास पाए गए कुछ औजारों का उपयोग करके अपने घुटने को कैसे ठीक करना है। रैमी उस आदमी को देखता है जो फेफड़े की पोशाक पहनता है, एक ब्रेक लेता है और बिना किसी का पता लगाए अंदर घुसने के लिए उससे चोरी करता है। वह अपने कार्यालय में फ्रैंक को देखने जाता है और उसे रेमंड से ली गई टेसर के साथ धमकी देने से पहले उसे कई बार घूंसा मारता है। वह उसे रेमंड के टैटू के साथ त्वचा का एक टुकड़ा भी देता है और कहता है कि वह उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। रेनी सिस्टम से बाहर निकालने के लिए कहता है और फ्रैंक बताते हैं कि उनके पहले प्रयास के बाद सिस्टम बदल गया है। अब अंक को संघ के केंद्रीय कार्यालय में ले जाकर ही खातों की सफाई की जा सकती है। फ्रैंक उसे एक प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, लेकिन रैमी उसे बाहर निकाल देता है और बेथ में लौटने से पहले स्कैनिंग जैमर चुरा लेता है और उसे बताता है कि फ्रैंक के जागने पर वे देश छोड़ रहे हैं। उसने सीधे रैमी को बाद में हवाई अड्डे पर रेपो करने का आदेश दिया। रैमी और बेथ जैमर के बगल में सुरक्षा जांच को बाईपास करने में कामयाब रहे, लेकिन वे तब भी दूर ले गए जब एक अन्य यात्री ने बेस्टलाइट रक्तस्राव को नोटिस किया। बाहर जाते समय रैमी जैमर को कूड़ेदान में फेंक देता है, जबकि गार्ड बेथनी को बैंडेज करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि रेपो मेन ऑफिस पहुंचे और रैमी को फिर से स्कैन करे और इस बार एक अलर्ट प्राप्त करें। युगल जल्दी से प्रतिक्रिया करता है और सभी गार्डों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है जो अपनी मुट्ठी से खुद का बचाव करते हैं या यहाँ तक कि उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो वे कैंची की तरह इधर उधर पड़े हुए पाते हैं। बेथ ने 2 अधिकारियों को चुरा घूमने के बाद सभी का ध्यान रखा। वे ऑफिस से निकलते हैं और जैक से मिलते हैं जो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह सुरक्षा पैनल की दूसरी तरफ है। इसलिए रैमी बेथ को उठाता है और उसे इमारत से बाहर ले जाता है। कार में वापस युगल शहर की मलिन बस्तियों में एक पुरानी इमारत में चला जाता है जहाँ वे आज हमारे साथ काले बाजार ओरेगन के डीलर स्प्रे से मिलते हैं। उसके बाद वह बेथ के साथ कुछ लाल पाउडर साझा करता है और रैमी के साथ उनकी नौकरियों की नैतिकता के बारे में बहस करता है। वह उन्हें सूचित करता है कि वह बेथ की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह अब जोड़ों से नहीं निपटता है, इसलिए उन्हें अल्फा का दौरा करने की आवश्यकता है। जब वे प्रक्रिया करवाने जाएंगे उन्हें पता चला कि वास्तव में 2 है। यह सब एक युवा महिला है जो केवल एनेस्थीसिया करती है, दूसरा छोटा बच्चा है जो ऑपरेशन खुद करता है। रैमी अपने एजेंट कौशल के बारे में चिंतित है, लेकिन नन्ही अलबा साबित करती है कि वह अपना काम जानती है। कुछ घंटे बाद बेथ के उठने के बाद वे उसकी जगह पूछने के लिए वापस जाते हैं और पाते हैं कि वह रेपो हो गया है। जैक तब प्रकट होता है और उसके साथ वापस आने के लिए तैयार होने की कोशिश करता है, लेकिन रैमी ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि दुर्घटना के बाद से वह पहले जैसा नहीं रहा। जैक ने बेशक यह एक वास्तविक दुर्घटना नहीं थी, उन्होंने डिफाइब्रिलेटर यूनिट में हेराफेरी की थी ताकि रैंडी कर्ज का निर्माण करे और बिक्री में स्थानांतरित न हो। 2 आदमी हाथ से हाथ मिलाना शुरू करते हैं और पहली बार में ऐसा लगता है कि वे एक ही स्तर पर हैं। आखिरकार जैक रैमी पर हावी हो जाता है और उसे एक दीवार के माध्यम से फेंक देता है। वह रैमी को तब तक इधर उधर फेंकता है जब तक कि उसे धातु के पुल पर नहीं गिरा दिया जाता। रैमी हंसने लगता है और एक चाकू निकालता है जिसका इस्तेमाल वह जैक को पैर में मारने से पहले करता है, इससे पहले कि जैक उसे मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। उसकी आंखों के सामने विभिन्न यादें घूमने के बाद रैमी बेथ द्वारा जगाया गया है जिसने जैक का स्वाद चखा था और अब उसे बताता है कि उन्हें दौड़ने की जरूरत है क्योंकि रेपो रेट आ गया है।
वे इमारत के माध्यम से भागते हैं क्योंकि सैकड़ों देनदारों को गोली मारनी शुरू हो जाती है और जब वे एक मृतंत में फंस जाते हैं उन्हें रोडेशिया द्वारा बचाया जाता है, एक भूमिगत निवास का नेता जो उन्हें एक छिपे हुए कमरे में ले जाता है। जब वह उपचार टैटू देखती है वह उसे गोली मारने की धमकी देती है, लेकिन वह अपनी स्थिति तब कमाता है जब वह उसे अपने सीने पर निशान दिखाता है। 10 वक्त मुझे सोने नहीं देते हैं, इसलिए वह एल्विस सहित इमारत में सभी गिरे हुए शरीरों को देखकर क्षति की जांच करने के लिए बाहर जाता है। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि किसी के लिए कोई रास्ता नहीं है, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, इसलिए वह जो करना चाहते हैं वह मुख्यालय जाकर पूरे सिस्टम का सफाया कर इसे खत्म करना चाहते हैं। कुछ घंटे बाद वे ट्रेन में कैरोलिन पीटर से मिलते हैं और जल्द ही कैरोल के साथ बहस शुरू हो जाती है। पीटर अपने पिता का तेजल लेता है और रैमी को उसकी पांडुलिपि सौंपने से पहले उसे बाहर निकालता है और उसे पुंटा डेल एस्टे में देखने के लिए कहता है जब वह काफी बुरा हो जाता है। रैमी और बैथ अपनी कार में फ्रैंक की प्रतीक्षा करते हैं और उसका वाहन चोरी करने से पहले उसे ले जाते हैं, जिसका उपयोग वे सैम के मुख्यालय में लौटने के लिए करते हैं। रैमी सुरक्षा गार्डों में से 2 का पीछा करता है और तीसरे को गोली मारता है। फिर सुरक्षा कैमरे की शूटिंग के बाद दरवाजा खोलने और अंदर जाने के लिए फ्रैंक पक्ष का उपयोग करता है। वह और बैथ रूसी पक्ष और पकड़े जाने से बचने और कलाकृतियों पर काम कर रहे वैज्ञानिकों से भरी एक प्रयोगशाला में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए उनमें से अधिकांश युगल पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक है जो बस उठकर एक दरवाजे से निकल जाता है जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन गार्ड तब पहुंचे और इस प्रक्रिया में कुछ वैज्ञानिकों की अंधाधुंध शूटिंग शुरू कर दी। रैमी और बैथली उसी दरवाजे के माध्यम से दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करते थे और सम के डेटाबेस के प्रवेश द्वार के साथ हॉल में ढूंढते थे, लेकिन इसे गार्ड और रैपोमेन द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। एक दोस्ताना लड़ाई तब शुरू होती है जब वह दीवार से प्राप्त अग्नि कुल्हाड़ी का उपयोग करके खुद को बचाती है और रैमी अपनी बंदूक से सुरक्षा गार्डों को गोली मार देता है, जिसे वह अपने चाकुओं को पकड़ने के लिए करने के बाद गिरा देता है। रैपोमैन को हाथ से खोजने के लिए वह उनमें से अधिकांश को आसानी से मार देता है, लेकिन जब वह खुद को उनसे घिरे फर्श पर पाता है तो वह बैथ को हेक्सो में पास होने के लिए कहता है और शेष आदमी को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। बाद में वे डेटाबेस रूम का दरवाजा खोलने और फ्रैंक और जैक के आने से ठीक पहले इसे बंद करने के लिए सबसे अच्छी प्रोस्थेटिक मैन का उपयोग करते हैं। उन्होंने ऑर्गन स्कैनर के रूप में सबक के एकमात्र इंटरफेस की खोज की, तो केवल एक चीज जो वे कर सकते हैं वह है खुद को अंदर से स्कैनर की कलाकृतियों में काटना शुरू करना। कुछ लाल चूर्ण लेने के बाद वे प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले कठोर उपचार करते हैं और उसके घाव को सील करने के बाद वे बैथ का प्रत्येक प्रोस्थेटिक्स भी करते हैं। जब तक जैक और फ्रैंक मृत रैपोमैन रैमी में से एक कलाकृति का उपयोग करके अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं, तब तक रैमी उन्हें खत्म करने के लिए ओरेगन के फ्रैंक ऑर्डरचेक के अंतिम सर्वश्रेष्ठ को स्कैन कर रहे हैं। लेकिन जब रैमी हर काम के लिए सबसे अच्छा शब्द कहता है तो जैक मदद करने का फैसला करता है। वह अपने चाकू से फ्रैंक को मारता है और मुझे एक सिरिंज देता है ताकि वह बैथ को वापस होश में ला सके। और जब सिस्टम स्कैन कलाकृतियों को सीधे कंप्यूटर पर डालने के लिए कहता है, जैक इसमें 2 ग्रेनेड डालता है और पूरे डेटाबेस को उड़ा देता है। अब हर ग्राहक फ्री है। कुछ समय बाद रैमी, बैथ और जैक पुंटा डेल एस्टे में समुद्र तट का आनंद ले रहे हैं, जबकि टी बोन्स का आखिरी गाना जैक का टैटू हटा दिया गया है और उसका संस्मरण पीटर द्वारा रिपोजिशन मेम्बो के नाम से प्रकाशित किया गया है। जब जैक अपनी किताब के लिए तैयार होने के लिए छेड़ना शुरू करता है तो वह अचानक गायब हो जाता है और समुद्र वापस सामान्य होने से पहले स्थिर हो जाता है। यह पता चला है कि रैमी कोमा में है और वह कूल्हे से कभी नहीं उठा। जैक ने उसे धातु के पुल पर दे दिया जिसने उसकी जगह मांगी। यह जैक था जो अपने दिल और तंत्रिका नेटवर्क से कनेक्शन के लिए भुगतान करने के लिए उस सरनी सी कलाकृतियों का उपयोग करता था। उसने बैथ की देखभाल करने और उसकी पीठ में उपचार पांडुलिपि खोजने से पहले उसे अलविदा कह दिया। अब रैमी हमेशा के लिए अपने सपनों में खुश रहेगा। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।